नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजूर करियर पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसी के आगे जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोगों को ये जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं प्रेजेंट में, ये आप लोग बेहतर तरीके से इन क्वेश्चनों को अगर करेंगे तो ही एग्जाम पर आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोग क्या करिए, अभी फिलहाल हमारे जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं चैनल पे, वो चाहे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या फिर ड्राइंग का हो या फिर आपका इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, जिस भी ट्रेड से संबंधित बच्चा है उस ट्रेड के आपके हर एक क्लास डाली जा रही है। उन सभी क्लासों को आप लोग देखिए, है ना। WCS आपका खत्म हो चुका है, उसको भी आप लोग देखिए, उसकी एक हो सकता है मैराथन क्लास आए, ठीक है ना। तो आप लोग अपने समय को बहुत ज्यादा हम लोग चलते हैं अपने सीधा टॉपिक पे, है ना। तो हमारा आज जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, पहले भी हम लोग इस चैप्टर को कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। जो एम्पलीफायर सर्किट है इसका कौन सा प्रकार है। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एम्पलीफायर सर्किट जब चेक करते हैं तो वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि जो आपका ट्रांजिस्टर लगा होता है, ट्रांजिस्टर का संयोजन कैसा है ना। तो ट्रांजिस्टर का अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि संयोजन कैसा है, तो यहाँ पर आप लोगों की जो सप्लाई दी जा रही है इस ट्रांजिस्टर में, तो आउटपुट आपका किसके द्वारा किया जा रहा है, ये कलेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है ना। और इनपुट किस में दिया जा रहा है, ये बेस में दिया जा रहा है, ठीक है ना। आपका जो एमीटर है वो संयोजन के रूप में आपका काम कर रहा है। और इस स्थिति में जब आपका कोई भी ट्रांजिस्टर संयोजित होता है ना, किसी भी सर्किट में हो, तो वहां पर आप लोग जानते हैं कि एक सर्किट तैयार होता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं कॉमन एमीटर सर्किट, है ना। किस नाम से जानते हैं, कॉमन एमीटर सर्किट के नाम से जानते हैं। और इस सर्किट का जो आप लोग उपयोग ज्यादातर करते हैं तो पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोगों को इसका ऑप्शन भी दिया गया हुआ है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर या फिर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर या फिर क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ठीक है ना, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दी गई सत्य तालिका को कौन सा लॉजिक गेट संदर्भित करता है। यहां पर एक तालिका दी हुई है और उसमें से आप लोग देखना है कि किस लॉजिक गेट की ये तालिका है ना। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ए प्लस बी से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ए प्लस बी जो होता है, हमारे 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं। हमने कल के दिन भी आप लोगों को बताया था। एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है आर गेट। और इन तीनों को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का देखते हैं। जैसे हमारा जो नॉट गेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर सर्किट के रूप में भी जानते हैं या फिर उल्टा करने वाला सर्किट के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद बात आती है आपके एंड गेट की। एंड गेट जो होता है ये हमारा किसका काम करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है। यानी कि जो हमारा एंड गेट होता है इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पर A इंटू बी के रूप में आपकी संख्या दी जाती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इनपुट के रूप में 2 पॉइंट दिए जाते हैं, और A और B, और इनका हम लोग आउटपुट जब प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, A इंटू बी हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जब हमारा आर गेट आता है ना, आर गेट, तो आर गेट में क्या होता है, आर गेट में आपका 2 इनपुट होते हैं। उन दोनों इनपुटों को आउटपुट के रूप में जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, ए प्लस बी के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हमारा आर गेट होता है। और आर गेट में अगर इसके आर गेट के आगे हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है ना, नॉर गेट। और नॉर गेट को हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं, तो उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार बन जाता है, ए प्लस बी के ऊपर बार लगा करके हम लोग इसको दर्शाते हैं। और कहीं ना कहीं पे यही फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया हुआ दिख रहा है ना। यानी कि ये जो तालिका दी जा रही है ये किसकी है, ये नॉर गेट की है, जो कि हमको किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का,
कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कैडमियम सल्फाइड जो आपका यौगिक होता है उसको किससे दर्शाया जाता है ना? उसे दर्शाया जाता है आपका कैडमियम सी से दर्शाया जाता है ना? जैसे एल्यूमिनियम एल से, कॉपर को सी से, है ना, सीयू से। ऐसे ही ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं और इन सब चीजों को आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? तो सीआरओ से हम लोग मैक्सिमम जो वैल्यू को मापते हैं वो वैल्यू होती है आपकी वोल्टेज, है ना? वोल्टेज का मापन जब कर रहे होते हैं तो वोल्टेज का जो वैल्यूएशन हमको मिलता है वो आपका एक तरंग रूपी वैल्यूएशन होता है, जो कि हम लोग सीआरओ में जब देखते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई देता है, ठीक है ना? तरंग रूप में, वेव के रूप में, ठीक है ना? वो सीआरओ में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? तो जब हम लोग सीआरओ में देखते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है कि वोल्टेज को दर्शाया जा रहा होता है, लेकिन वोल्टेज की समय के साथ क्या करता है, ये उसको दर्शाने का प्रयास करता है। अगर समय के साथ दर्शा रहा है तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं F इक्वल टू 1/T, है ना? अगर आपको समय पता है तो उसके अनुसार आप लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, यानी कि वहां पर जो वोल्टेज आपको दिया जा रहा था उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कि आवृत्ति कितनी है, वो भी यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए पावर फैक्टर या रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस, ये डायरेक्टली हमारा सीआरओ के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें से कुछ चीजें हैं जो कि आपको इनपुट के रूप में मल्टीप्लाई करके, जैसे आपका जो फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर या P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, ऐसे जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तब जाकर का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन आवृत्ति यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वोल्टेज का अगर चेक करना है तो उसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वहां पर आपको समय सारणी दी जाएगी, ठीक है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एन चैनल जेफेट का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है ना? जो एन चैनल का जेफेट का गेट टर्मिनल होता है वो किस प्रकार से जुड़ा होता है? गेट बैक मतलब उसमें से रिवर्स बेस में जुड़ा होता है या फिर फॉरवर्ड बायस में जुड़ा होता है? फिर इसके बाद पूछा जा रहा है गेट को फॉरवर्ड बायस करके जोड़ा जाता है, ठीक है ना? एक में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है आपको कि जो गेट है वो फॉरवर्ड बायस विथ आपका क्या है, ड्रेन है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो आपका फेट होता है, फेट में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन, एक होता है आपका गेट, है ना? और जो हमारा गेट और ड्रेन के बीच का जो संपर्क होता है, गेट और ड्रेन के बीच का जो संपर्क होता है वो कैसा होता है? रिवर्स बायस में होता है। लेकिन जो हमारा गेट और सोर्स के बीच में संपर्क होता है वो कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है ना? यहां पर जो कहा जा रहा है गेट और फॉरवर्ड बायस विथ ड्रेन, है ना? यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी फेट का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? यानी कि जो हमारा फेट यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर का हम मुख्य रूप से किस लिए उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ये भी जान रहे हैं कि इसका इम्पीडेंस जो होता है अधिक होता है ना? जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कम इम्पीडेंस होने के कारण, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना? धारा नियंत्रक डिवाइस होती है तो फेट आपकी जो एफईटी होता है ये कभी भी धारा नियंत्रक डिवाइस के रूप में यूज नहीं किया जाता है। एससीआर वगैरह आपके धारक नियंत्रक युक्ति के रूप में यूज किए जाते हैं। अगला ऑप्शन है आपका सकारात्मक फीडबैक के लिए। तो सकारात्मक फीडबैक जो होता है ये आपके अन्य जो डायोड है या उनको लगा करके हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर है इसका, क्योंकि हमारा जो फेट होता है वो किसके लिए यूज किया जा रहा होता है? वोल्टेज नियंत्रक युक्ति के रूप में या डिवाइस के रूप में आपका यूज किया जा रहा होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एनटीसी रजिस्टर का पूर्ण रूप क्या है? एनटीसी का मतलब हमने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था, है ना? क्या होता है? पहले ऑप्शन में दिया जा रहा है नेचुरल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दूसरा दिया जा रहा है नॉन टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, और फिर इसके बाद तीसरा दिया जा रहा है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
यहाँ पर आपका एनटीसी जो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ये किस में पाया जाता है? ये आपके अचालकों में पाया जाता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये कहाँ पर पाया जाता है? ये आपके चालकों में पाया जाता है। यानी कि इनका जो कहने का मतलब ये होता है, जो आपका पॉजिटिव कोएफिशिएंट टेम्परेचर का होता है वो आप देखेंगे तो चालकों में क्या होता है कि आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इसका क्या होता जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और जैसे आपका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात आती है तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट तब होता है जैसे जैसे आप लोग अचालकों में क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका चालन बढ़ता जाता है ना। यानी कि वो एक चालक के रूप में भांति कार्य करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनता है ना। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी का फुल फॉर्म आपको पूछा गया था, यहाँ पर निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्किट में दिखाए गए अनुसार एम्पलीफायर का प्रकार कौन सा है? यहाँ पर जो एम्पलीफायर आपको दिखाया जा रहा है इसको आप किस नाम से जानेंगे? ये हमने आपको अभी जस्ट कुछ समय पहले ही बताया था, इनपुट और आउटपुट को आपको देखना है वो किसके माध्यम से दिए जा रहा है। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप ये निर्धारित कर पा जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपका जो एम्पलीफायर सर्किट है यूज किया जा रहा है ना। मेनली आपका क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो तीन सर्किट को देख करके पूछा जाता है। एक होता है कॉमन बेस, एक कॉमन एमीटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर, है ना। और कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर वाले जो आपके क्वेश्चन बनते हैं आपको ज्यादातर कॉमन एमीटर को ख्याल करके देखना है। कॉमन एमीटर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें से हमने आपको बता रखा है कि इनपुट बेस को दिया जाएगा, आउटपुट कलेक्टर से लिया जाएगा। आपका एमीटर वाला जो होता है उसका कनेक्शन केवल दिया जाता है, उसमें से इनपुट और आउटपुट नहीं किया जाता है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है साफ साफ कि इनपुट में किस में दिया जा रहा है, वो बेस में दिया जा रहा है, और आउटपुट किस में निकाला जा रहा है, वो कलेक्टर से निकाला जा रहा है। इस वजह से ये भी हमारा कौन सा सर्किट बनता है? ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अनुसार प्रतीक का नाम बताइए। यहाँ पर जो आपको एक डायोड का सिंबल दिया गया हुआ है, इस सिंबल को देख करके आपको आंसर देना है ना। ये जो आपका डायोड का सिंबल है ये आपका कौन सा डायोड होता है? ये जीनर डायोड होता है। जीनर डायोड को आप लोग जानते भी हैं। ये हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं? तो जीनर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में यूज नहीं किया जाता है, किसमें किया जाता है? रिवर्स बायस सिस्टम में यूज किया जाता है ना। और जो हमारा जीनर डायोड होता है, ये जीनर डायोड से आउटपुट जो वोल्टेज होता है ये स्थिर मान का वोल्टेज होता है। भले ही इसके इनपुट में जो हमें करंट दी जा रही होती है वो कम ज्यादा या वेरिएशन होता है, तो उसके आउटपुट जो वोल्टेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होता है। यानी कि ये जो हमें प्रतीक दिया जा रहा है ये क्या है? जीनर डायोड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? यानी कि आप लोग सभी जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कलेक्टर, एक एमीटर और एक होता है आपका बेस, है ना। इन तीनों पॉइंटों में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा होता है? वो होता है कलेक्टर का। फिर उससे छोटा होता है आपका एमीटर का, और सबसे ज्यादा डोपिंग वाला जो आपका पूछा जाए वो होता है आपका एमीटर, है ना। एमीटर को सबसे ज्यादा डोप्ड किया जाता है। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाए तो वो होता है कलेक्टर का। और कलेक्टर को इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है? उसका कारण होता है सर्वाधिक ऊष्मा का जो संचरण करता है वो करता है आपका कलेक्टर, इसलिए उसको बड़ा बनाया जाता है। और यहाँ पर आपको दिया जा रहा होगा किसी न किसी ऑप्शन में कि इसको गर्मी को प्रसार करने के लिए इसको किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपकरण बिंदु संपर्क ग्रोन, प्रसार और मिश्रण धातु जंक्शन विधियों का उपयोग करके बनाया गया है ना। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें से आपसे मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो आप लोग देखे हैं पीएन जंक्शन जो बनता है ना। वहां पर पी प्रकार और एन प्रकार की 2 प्रकार की जो आपका क्या बोलते हैं वो अर्धचालक युक्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जब अर्धचालक युक्तियां पी और एन प्रकार के 2 उसमें बांटा जाता है ना, तो उनमें से अशुद्धि के रूप में पी प्रकार में और एन प्रकार में कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। वो पंच संयोजी या त्रिसंयोजी होते हैं। अब यहाँ पर जब आपकी बात पूछी जा रही है कि यहाँ पर इन सभी चीजों का उपयोग किसमें किया जा रहा है, तो आप सभी लोग जान रहे हैं वो चाहे प्रेरकत्व हो, वो चाहे प्रतिरोध हो, वो चाहे संधारित्र हो।
उनमें कहीं पर भी आपका बिंदु संपर्क, ग्रोण प्रसार, ग्रोण प्रसार और मिश्र धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पर अर्धचालकों में से कई सारी धातुओं को मिला करके आपका डोप करके या एक किसी धातु का डोपिंग करके आपका एक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इस वजह से इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है ना, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नाब का उपयोग क्या है? ये आपका तब उपयोग किया जाता है जब आप लोग सीआरओ यूज कर रहे होते हैं और टाइम बेस कंट्रोलिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि जब आप किसी क्षणिक वैल्यू को देखना चाहते हैं तो उस क्षणिक वैल्यू को देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, वहां पर टाइम बेस कंट्रोलिंग स्विच को ऑन कर देते हैं और जैसे वो वैल्यूएशन आती है या समय आता है वो तुरंत उसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर लेता है या उसको रोक देता है। ठीक है ना। इनपुट यहां पर ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करें, स्वीप सीड और का चयन करने के लिए जो आपका स्वीप वाला जो ऑप्शन होता है और जो उसमें से स्वीप्ड होता है, इन दोनों चीजों को देखते हुए जब आप सीआरओ को चालू करते हैं उनको देख करके ही आप लोग इनका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं उसका, है ना। यहाँ पर इसी ऑप्शन को यहाँ पर राइट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को अगर ये पूछा गया होता कि टाइम बेस कंट्रोलिंग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है तो वो सीआरओ के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर सीआरओ में से पूछा जा रहा है कि स्वीप और स्पीड जो होती है उसको कैसे मतलब मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए टाइम बेस कंट्रोलिंग के लिए उपयोग किया जाता है ये चीज, और ये दोनों आपस में संबंधित हैं। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लैच किया जाता है और गेट करंट हटा दिया जाता है, यानी कि जो उसमें से गेट करंट प्रवाहित हो रहा था उसको हटा दिया जाए और एससीआर को चालन में लैच कर दिया जाए तो गेट का चालन पर नियंत्रण खो देता है। एससीआर आपके माध्यम से धारा मतलब प्रवाहित होने लगती है, या फिर आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, या फिर एससीआर कट ऑफ हो जाएगा। एससीआर कट ऑफ होता है या फिर आपको गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि लैच की स्थिति बता रहा है, यानी कि लैच की जब स्थिति बनती है वहां पर क्या होता है कि अगर गेट को आप लोग चालन पर नियंत्रण खो देता है, ठीक है ना, एससीआर जो होता है वो गेट पर चालन पर नियंत्रण खो देता है। अगर वो कैसी स्थिति बनती है, लैच की स्थिति बनती है। ठीक है ना, तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं, है ना। ये हिंदी में आपको वर्ण लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अगर इंग्लिश में इसी को देखेंगे हेक्साडेसिमल में नंबर कितने होते हैं तो वहां पर आपको पता है हेक्साडेसिमल में कुल टोटल 16 नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 9 तक जाता है, और इसके बाद ये चालू होता है A B C D E और F, है ना, यहां तक जाता है। यानी कि ये 16 अंकों का नंबर जो तैयार होता है 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक के सभी अंकों को और आपके अल्फाबेट को जोड़ करके तैयार किया जाता है हेक्साडेसिमल संख्याओं को। ठीक है ना, तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहीं पर आप लोगों को पूछा जाता है बाइनरी संख्या, हेक्साडेसिमल संख्या, है ना, ऑक्टल संख्या, इन सभी चीजों को आप लोगों को समझना होगा। ऑक्टल संख्याओं में कितनी टोटल संख्याएं होती हैं, हेक्साडेसिमल में कितनी टोटल संख्याएं होती हैं, ऑक्टल में 8 संख्याएं होती हैं, है ना, और आपके जो बाइनरी नंबर है वहां पर केवल 2 संख्याएं होती है। वो कौन कौन से? 0 और 2 होती हैं, 0 और 1 होती हैं, है ना, बाइनरी में। फिर इसके बाद अगर ऑक्टल की पूछा जा रहा है तो 0 से लेकर 7 तक का अंक जो यूज किया जाता है ऑक्टल नंबर में यूज किया जाता है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 40 पे। यहां पर लिखा हुआ है कौन सा एम्पलीफायर न्यूनतम विरूपण के साथ दिया गया लाभ उत्पन्न करता है ना। इनमें से कौन सा हमारा ऐसा एम्पलीफायर है जो न्यूनतम विरूपण देता है, यानी कि न्यूनतम डिस्टॉर्शन देता है ना। न्यूनतम डिस्टॉर्शन जो होता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, जो आपका एम्पलीफिकेशन स्मॉल करता है, यानी कि छोटे सिग्नलों का एम्पलीफिकेशन कर रहा होता है, वही क्या करता है, हमारा न्यूनतम डिस्टॉर्शन देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका होता है। ठीक है ना, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नीचे दर्शाए
अनुसार कौन सा लॉजिक गेट सत्य तालिका को संदर्भित करता है। यहाँ पर एक कोई सत्य तालिका एक दी जाती है ना, और उसे दर्शाने के लिए पूछा जाता है आपसे कि कौन सा लॉजिक गेट उसे संदर्भित करता है। जैसे जो नार गेट था, इसकी अभी एक तालिका हमने पिछले क्वेश्चन में बताई भी हुई है ना। इसमें से क्या होता है, आउटपुट के रूप में आपको जो मिलता है वो होता है a+b के ऊपर बार, है ना। आर गेट की बात आती है तो इसका होता है a+b, आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, a+b के ऊपर बार लगता है नॉर गेट में। आर गेट में a+b मिलता है ना। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का होता है a इंटू बी, और नॉट गेट का क्या होता है, नॉट गेट तो आपका डायरेक्ट अगर a था यानी कि 0 था तो उसका वैल्यूएशन क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये इंटरचेंजमेंट कर देता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं वैल्यू को उलट देता है ना। क्योंकि हमने आपको बता रखा है बाइनरी नंबर केवल कौन कौन से अंकों को मिलाकर बनाया जाता है, 0 और 1 को मिलाकर के। तो यानी कि अगर वैल्यूएशन 0 आ रहा होता है तो आउटपुट में क्या दे देता है, 1 दे देता है, ठीक है ना। या इसको कई बार हम लोग स्विच के रूप में काम करने वाला सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसको ऑन किया जाता है तो ही ये बल्ब को चलने देता है, ऑफ किया जाता है तो ये तुरंत उसको बंद कर देता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय फुल टर्न ऑफ टाइम क्या है। टर्न ऑफ टाइम की जब बात की जाती है आपसे तो टोटल टर्न ऑफ टाइम जब निकालते हैं उसका फार्मूला होता है टोटल टर्न ऑफ टाइम T इक्वल टू क्या हो जाता है, तो T इक्वल टू हो जाता है TD प्लस TR, है ना। क्या हो जाता है, TD प्लस TR, है ना। जो कि आपका TD होता है वो टोटल ड्रेन हो जाता है, और जो आपका TR होता है T रेजोनेंस करके आपका हो जाता है ना। तो T टोटल जब आप निकालते हैं तो उसके लिए जो आपका फार्मूला बनता है वो T यानी कि टोटल टर्न ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए TD प्लस TR का फार्मूला लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया जाता है ऑप्शन सी में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। दृश्य प्रतिनिधित्व का मतलब है आपको कि मापा गया हुआ, यानी कि जैसे हम वोल्टेज को माप रहे हैं तो उसका दृश्य प्रतिनिधित्व यानी कि उसको हमको दिखाते हुए दर्शाता है ना। ये हमें कौन करता है, ये करता है CRO, जिसको हम लोग CRO क्या किस नाम से जानते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है ना। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये हमारे कैसे दर्शाता है, तो ये दर्शाने की इसका जो प्रक्रिया है, यहाँ पर चित्र नहीं बनता है। आप लोगों को एक प्रकीर्णन ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप लोग एक तरंग के माध्यम से जब आप एक जो इसका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का टीवी नुमा भाग होता है उसमें से आप लोग देखते हैं, या जो ट्यूब होता है उसमें से आप लोग देखते हैं, वहां पर एक तरंग रूप आपको देखने को मिलता है, यानी कि एक वेव डायग्राम मिलता है। उसी में से आप लोग इसको समझ पाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जेफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है यहाँ पर इसे रिवर्स बायस वोल्टेज 0 हो जाता है, यानी कि जो आपका जेफेट होता है यहाँ पर अगर पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाता है तो उसकी वजह से रिवर्स बायस वोल्टेज जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसा कि हमने आप लोगों को फिट में बता रखा था कि जो आपका फिट का ड्रेन और सोर्स के बीच में जो संबंध होता है ना, उसमें से आपका गेट लगा होता है, और उस गेट के द्वारा जब हमारी विद्युत का संचरण होता है किसके तरफ, ड्रेन की तरफ, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि रिवर्स बायस अवस्था में हमारी विद्युत का प्रचलन होता है या चालन होता है ना। जब ये चीजें आती हैं और हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज का प्रभाव आता है तो उस समय रिवर्स बायस में हमारा जो वोल्टेज होता है वो 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। यानी कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर आपके दो प्रकार से बनते हैं, एक
जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वाला आपको फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और एक होता है जिसमें से आप लोग 4 डायोड का यूज करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों जो आपके रेक्टिफायर बनते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों से अगर देखा जाए तो इनपुट जो फ्रीक्वेंसी होती है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, इसका अगर हम लोग संबंध निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी संबंध और इनपुट फ्रीक्वेंसी संबंध, है ना। वो क्या होता है, यदि हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी या रिपल फ्रीक्वेंसी एफ है ना, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी इंटू 2 हो जाता है, यानी कि एफ इंटू 2 ये हो जाती है आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, है ना। यानी कि हम लोग जैसे एसी में देखते हैं, तो एसी में हमको अगर फ्रीक्वेंसी 100 मिल रही थी, अगर हमारा वहां पर यूज किया जा रहा है फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 200 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। एफ इक्वल टू कितना है, 2f के, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये हमारी क्वेश्चनों की जो भी पीडीएफ थी वो कंप्लीट होती है। अभी हमारे क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। और ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। चलते हैं, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।